हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं इलास्टिसिटी को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये समझा था कि भैया इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड्स की मैकेनिकल, लेकिन हम लोगों ने क्या उसमें से उठाया था, इलास्टिसिटी। और ये देखा था कि भैया अगर इलास्टिसिटी आ रही है तो इलास्टिसिटी को लाने के लिए किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन की, और ये भी समझा था कि कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं और कितने टाइप के स्ट्रेन। अगर ये सब बातें आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ी हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे होंगे। हमने क्या किया है कि पिछले वीडियो के अंदर पूरा ओवरऑल बता दिया आपको बारी बारी करके, लेकिन अब हम एक साथ लेके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो जहाँ पे छोड़ा था और जहाँ तक पढ़ाया था उन सबको एक साथ लेके चलना है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर ही पढ़ा था कि भैया इलास्टिसिटी मतलब दो चीज़ें, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक, यानी इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और ये समझा था कि स्ट्रेस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है सर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, कितना एरिया के अंदर आ रहा है। और ये एरिया क्या है सर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन सर एप्सिलॉन से दिखाते हैं कि भैया अगर फोर्स लग रहा है, किसी बॉडी के अंदर फोर्स लग रहा है, इलास्टिसिटी आ रही है, तो उसके कारण उसके जो शेप में चेंज कितना आया। अगर लेंथ है तो उसके लेंथ में चेंज कितना आया और उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, स्ट्रेन बोला हुआ है। और फिर बाद में इन दोनों को सेमराइज किया, और सेमराइज करने के बाद हम लोगों ने क्या बोला कि भैया जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ये बात बोली गई थी कि नहीं बोली गई थी, बिल्कुल पिछले वीडियो में हम यहाँ तक समझे थे, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये इतनी बातें तो जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, क्योंकि इस चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा इस वीडियो के अंदर तो पुनः वही वाला वीडियो रिवाइज हो जाएगा, तो कोई बेनिफिट नहीं है। फिलहाल में आप स्ट्रेस इतना ही समझिए कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस वो बल होता है जो इलास्टिसिटी को शो करवा पाता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी पदार्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कोई सॉलिड है जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के से उसके शेप में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। लेकिन जो ही हम उस फोर्स को हटाएं, पुनः वो अपनी उसी अवस्था में, उसी ओरिजिनल शेप में आ जाए जिसमें वो था, ठीक है। अब वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था में किस कारण आ पाता है, स्ट्रेस के कारण। तो स्ट्रेस क्या है, तो वही है जो इलास्टिसिटी को कायम रखता है। स्ट्रेन क्या होता है, तो भैया जब हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के शेप में चेंज आता है, तो वही बॉडी के शेप में कितना चेंज आया है वो कौन बताता है, स्ट्रेन, ठीक है। समझ में आ रही बात, बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये जो बात हम लोगों ने बोली थी, अब देखिए कहानी यहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसी को हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या है भैया, कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जितना मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ स्ट्रेन उतना ही बढ़ेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे, और हटाने के बाद क्या हम लोगों ने लिखा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, ई आ गया था, इनटू स्ट्रेन। कैसा नो आया ना, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ हिंदी मीडियम वाले थोड़े मायूस दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिबल और इसको बोलते हैं हम लोग विकृति, ठीक है। थोड़ा सा भी आप मायूस ना होइए। हुक्स लॉ मतलब हुक का नियम, और इन्होंने क्या बोला था, हुक साहब ने क्या बोला था कि भैया जो प्रतिबल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। जितना प्रतिबल बढ़ाऊंगा उतना विकृति होगी। विकृति मतलब विरूपण, सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि कितना रूप के अंदर विरूपण आया है, मतलब सीधा सीधा विकृति आई है या बिगड़ा है। विरूपण, विकृति मतलब विरूपण, अब विरूपण मतलब रूप मतलब जो रूप उसका है और कितना बिगड़ा है, सिंपल। तो कितना बिगड़ा है उसका रूप, किसका रूप, जो सॉलिड है उसी को हम लोग विकृति बोलते हैं। सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहानी यहाँ पे आ जाती है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन आ चुका है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि जो ई है
ये क्या है, तो ई है सर अपना प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब थोड़ी सी बातों को अच्छे तरीके से समझते हैं यहाँ से कनेक्ट करते हुए। जैसे हमने अभी तक अपने जीवन काल में पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ तो फिर क्या होगा, इक्वल का साइन आएगा और उसके जगह पे एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तरीके के कांस्टेंट आपके जीवन काल में आपको मिलेंगे। एक ऐसा कांस्टेंट होगा जो फिक्स होगा, एक ऐसा कांस्टेंट होगा जो फिक्स होगा। फिक्स मतलब उसकी वैल्यू एकदम प्रॉपर फिक्स होगी। जैसे आप कहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आप कई जगहों पे देख रहे होंगे। जैसे आप लोग ग्रेविटी का अगर फार्मूला देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमारा आता है F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल G की एक वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। यानी अब आप कुछ भी लीजिए, कहीं भी लीजिए, किसी भी मीडियम के अंदर लीजिए, तो उस कंडीशन में G की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, रहेगी बिल्कुल। लेकिन आपने और भी ऐसे बहुत सारे पढ़े होंगे जहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे फ्रिक्शन के अंदर, फ्रिक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या लिया था, म्यू को लिया था कि भैया एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, और यहाँ से क्या आता है एफ आर इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू इंटू एन। और ये जो म्यू था वो क्या कर रहा था, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग वैल्यू दिखा रहा था। जबकि हमारे अनुसार क्या है भैया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो इक्वल लगाओगे, और इक्वल लगाने के साथ साथ तुमको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब कांस्टेंट क्या करता है, तो कांस्टेंट वो वैल्यू है जो क्या करता है, सिंपल इसको इक्वल बनाता है। इक्वल बनाने का अर्थ क्या है, आज तक कई लोगों ने इसी चीज़ को नहीं समझा। अफसोस की बात है, क्योंकि आप पूरा फिजिक्स खत्म कर डालिए और ये हर जगह मिलेगा आपको, केमिस्ट्री खत्म कर डालिए वहाँ पे भी मिलेगा, मैथ में जाइए वहाँ भी मिलेगा, लेकिन हम इस चीज़ को फील नहीं कर पाए आज तक कि ये कांस्टेंट क्यों आता है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका कारण क्या है। देखिए कांस्टेंट हमको वो वैल्यू लेनी पड़ती है भैया, ध्यान से समझेंगे। जैसे कांस्टेंट का अर्थ यहाँ पे इसलिए लिया जाता है, इसका कारण ये होता है कि भैया जो स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है ये किसी के ऊपर लग रहे होंगे। अब अगर वो चीज़ें चेंज हुई, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, वो चीज़ें अगर क्या हुई, चेंज हुई। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, सिंपल 5 न्यूटन का स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है एक रॉड से। एक रॉड से क्या उत्पन्न हो रहा है, 5 न्यूटन का स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। या सिंपल बोलूँ तो मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का उसके ऊपर। तो उसके ऊपर, उस रॉड के ऊपर मैंने क्या लिया हुआ है, रॉड। याद रखेंगे, मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसके अंदर जो स्ट्रेन आया है मैं वैसे ही मान लेता हूँ 0.1 आया है। ठीक है, रॉड लिया था। तो अगली बार मान लेता हूँ कि मैंने क्या ले लिया, स्टिक ले लिया, स्टिक, वुड स्टिक ले लिया, मतलब लकड़ी की छड़ी, सिंपल। अब मैंने ले लिया, उसके ऊपर भी मैंने कितना लगाया, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन लगाया, तो 5 न्यूटन लगाने पे क्या होना चाहिए, 0.1 आना चाहिए ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। भैया स्ट्रेस अभी भी मैंने वही रखा है, तो स्ट्रेन भी उतना ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे सर, कैसे, खुद सोचो कि ये रॉड है, चलो रॉड से भी आसान कर देता हूं, रबड़। मैंने वैसे ही माना है, रबड़ लिया, रबड़ के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 0.1 का क्या आ चुका है, एक्सपेंशन आ चुका है या स्ट्रेन आ चुका है। लेकिन जब मैं वुड स्टिक पे लगा रहा हूं तो 0.1 नहीं आ रहा है भाई, 0.1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0.0001 आ रहा है, क्योंकि लकड़ी के अंदर तो बहुत कम डिफॉर्मेशन होगा, आया ना। तो यानी ये वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई ना। स्ट्रेस तो सेम रखा था ना भाई, लेकिन स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, नहीं है, जबकि यहाँ पे बोला यही, इसीलिए तो मैं ध्यान से समझोगे, अभी स्ट्रेस बढ़ाऊंगा स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही तो बता रहा है, स्ट्रेस बढ़ाओ स्ट्रेन बढ़ेगा। अच्छे से समझिए। अब मैंने स्ट्रेस को तो बढ़ाया ही नहीं ना, तो फिर स्ट्रेन छोटा बड़ा कैसे हो गया, आया ना। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कहानी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे चल तो रही है कि हाँ बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, लेकिन वो सिंपली एक ऑब्जेक्ट के लिए, मैंने ऑब्जेक्ट चेंज किया, ये ये कहानी क्या हो जाएगी, चेंज। वहाँ पे स्ट्रेस कुछ और होगा, मतलब वही स्ट्रेस रखो तो स्ट्रेन कुछ और हो जाएगा, या उसी स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस कुछ और हो जाएगा।
तो इसको इक्वल करने के लिए कि मतलब भैया हमको इक्वलिटी दिखानी है कि मतलब ये दोनों के दोनों बराबर है, इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, ई। बता रहा हूँ मैं, टेंशन मत दीजिए। यहाँ पे जो ई आया है, समझिए मेरी बात को, यहाँ पे जो ई है, ये ई क्या करेगा, ये करेगा कि ये बात को बराबर करने का काम करेगा। मतलब ये करेगा कि भैया 5 न्यूटन का स्ट्रेस लगाया तुमने, रबड़ के अंदर कितना आया, 0.1 आया था। तो वुड स्टिक के अंदर भी तुमने कितना लगाया है, 5 न्यूटन। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, इसको पहले वाले स्ट्रेस के बराबर का, मतलब स्ट्रेन के बराबर करना पड़ेगा। स्ट्रेस अभी भी क्या है, 5 न्यूटन का है, तो अभी भी इस साइड RHS वाली साइड को बराबर करना है, यानी स्ट्रेन अभी कितना है, 0.001 है। तो इस कंडीशन में ई को लेके आएगा। अभी यहाँ पे अपने आप से क्या कर लेगा, एक वेरिएबल वैल्यू लेके आएगा जो फिर से क्या कर देगा, इसके बराबर कर देगा। तो ई का काम ये है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ई क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के चेंज होने पर अपने आप को चेंज कर रहा है और फिर से दोनों को क्या करने का प्रयास कर रहा है, बराबर, कि LHS क्या हो जाए, बराबर RHS के। समझ में आ रहा है। यानी ई क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है। और ई वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि ये डिपेंडेबल है ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन, या सिंपल बोलूँ तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। इसीलिए इस बार का जो कांस्टेंट आया है वो वेरी करने वाला है। इसका काम क्या होता है, कांस्टेंट का काम समझ में आ रहा है, ताकि वो इक्वल कर पाए, ताकि मीडियम चेंज भी हो तो ये जो वैल्यूज हैं वो क्या रहें, बराबर रहें। समझ में आ रहा है या ना। क्या फील आया कि कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कैसे फिक्स वैल्यू रख दिया गया, तो इसका कारण ये है कि ये जो फिक्स वैल्यू यहाँ पे डाली है हमने, इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ पे मीडियम पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनका मास अगर कहीं पे भी लेके जाऊँ, मैं पाताल में लेके जाऊँ, धरती पे देखूँ, कहीं पे भी देखूँ, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। बीच में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ पा रहे हैं। उनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, वेरी नहीं करेगा। कि मैंने, ध्यान से समझना, मैंने क्या लिया था, 2 रबड़ लिया था, 2 रबड़ का मास क्या था, सपोज कर लो कि 5-5 किलोग्राम का था, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मैंने रबड़ हटा के क्या ले लिया, इस बार क्या ले लिया, वुड स्टिक यानी लकड़ी का ले लिया, वो भी 5-5 किलोग्राम के हैं, तो उनके बीच में जो लगेगा फोर्स और रबड़ के बीच में जो लग रहा था फोर्स, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा वहाँ पे, बराबर, यानी वहाँ पे वो वेरी करने वाली स्थिति बनी नहीं रही है, इसलिए जी की क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि इलास्टिसिटी सब में सेम नहीं होती है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो क्या करेगा, बेचारा वेरी करेगा, अपने आप को वेरी करके वो क्या करेगा, बराबर करवाएगा कि भैया 5 न्यूटन को मुझे फिर से इतने के ही बराबर करना है। तो यहाँ पे ई क्या होगा आपका, ये बताइए, ई यहाँ पे क्या होगा, वुड स्टिक के केस में ई क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ई को क्या होना पड़ेगा, कम की ज़्यादा। और इस वाले केस में नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना भाई, यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है। अब मुझे क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वुड स्टिक के अंदर क्या है, ज़्यादा है, सॉरी 0.01 स्ट्रेन आ रहा है, यानी बहुत कम आ रहा है, और वहाँ पे क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो यहाँ पे ई को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ज़्यादा होना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं, ज़्यादा होना पड़ेगा, और वहाँ पे कम। तो यहाँ से क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, जितना ई बढ़ाऊंगा उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। ये भी एक बात समझो, फैक्टराइज करो इन दोनों को, समराइज करो भाई। देखो यार, सिंपल मतलब तो वही तो बात बोला गया है आपके द्वारा, समझ पा रहे हैं। ई अगर ज़्यादा करूंगा मैं तो स्ट्रेस मुझे ज़्यादा उत्पन्न कराना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ई ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ज़्यादा, यहाँ पे ये ज़्यादा इलास्टिक होगा एज कम्पेयर टू इसके। देखो यहाँ पे ई क्या है, एज कम्पेयर टू इसके चल रहा है ना एक्स्ट्रा। क्या मेरी बातें समझ में आई, हाँ या ना, ठीक। तो इस बात को पॉइंट आउट कर लीजिएगा। अभी ई ही क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि किस टाइप का मटेरियल आपने यूज किया है, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है ना। रबड़ के केस में क्या है, उसमें ज़्यादा है, और लकड़ी वाले में क्या है, अरे भाई वो बात अलग है, चलो ठीक है। रबड़ वाले में क्या आपको नज़र आ रहा है, कम नज़र आ रहा है ई का मान, जबकि यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ज़्यादा। बैलेंस करने के लिए इसने किया हुआ है ना, हाँ ठीक है। तो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है ना भाई। रबड़ के केस में दूसरा है और इसके केस में क्या है, दूसरा है,
क्यों? क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, किसी के अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, किसी के अंदर इलास्टिसिटी कम है। क्या बात समझ में आई? तो डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कैसा है इस पे डिपेंड करता है। समझ में आया? हाँ या ना? अब देखिए मैं कितना भी साफ साफ लिख लूँ, क्लियर लिख दूँ, लेकिन मजबूरी है कि ये हो ही जाता है बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर चिपका दूंगा, बस वही मेरा पूरा का पूरा जो क्या होता है प्रोविज़न ही ख़राब कर देता है, नॉन सिस्टमेटिक कर देता है। देखिए ये सिस्टमेटिक था, मैंने इसी को मिटा दिया। हुक्स लॉ, हुक का नियम, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हटा दीजिए। अब आपका बन गया, सीधा सीधा बन गया। तो आपने जो समझा समझ में आया? हाँ या ना? अच्छा, इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे, एक एक स्लाइड हम करते चलेंगे आगे। तो ये पूरा आपने समझ लिया। अब इसके आगे हम पकड़ते हैं और बातों को। जैसे इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब इसमें एक बात समझिएगा, जैसा कि अभी जस्ट हमारे वहाँ जो लोग बैठे थे उन लोगों ने ये बताया कि आपने जैसे बोला कि मीडियम चेंज होने पर इफेक्ट जो मतलब मीडियम भी चेंज हो जाए तो भी जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स होना चाहिए। मैंने ये बोला, एक्चुअल में मैं ये नहीं बोलना चाहता था मीडियम, मैं एक्चुअल में ये बोलना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट। भैया ऑब्जेक्ट कोई भी चेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट कोई भी चेंज हो जाए तो लगने वाला जो क्वांटिटी है, फोर्स है, वो अगर चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है लेकिन क्या नहीं हो रहा है, जो लगने वाला फोर्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो कांस्टेंट होगा वो फिक्स होगा। यानी वो जो जी की वैल्यू आप देख रहे थे वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे देखोगे तो सेम आएगा। अगर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सेम मास के ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा क्या होगा, सेम। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि मीडियम का इफेक्ट पड़ता है। मीडियम का इफेक्ट क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब जाओगे कुलाम लॉ देखोगे, कुलाम्स का लॉ, तो वहाँ पर आपको के मिलेगा। के की भी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन वो जो के की वैल्यू होती है वो डिपेंड कर रही होती है मीडियम पे, क्योंकि मीडियम से चार्जेस के बीच में दिक्कत आती है। मान लो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये दो चार्जेस हैं। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले बल को मैं निकालूं तब, जब इनके बीच में कुछ नहीं है, फिर इन दोनों के बीच में मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख दे रहा हूँ और तब मैं फोर्स निकालूँ, तब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स एक मीडियम के अंदर कांस्टेंट होगा, मतलब वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब जैसे मैं हवा के अंदर देख रहा हूँ इन दोनों मार्कर के ऊपर या इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, अगर दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, इसके ऊपर भी वही चार्जेस है जो दोनों मार्कर के ऊपर थे, तो यहाँ भी वही फोर्स लगेगा जो उन दोनों मार्कर के ऊपर लग रहा था। जबकि इस वाले केस में ऐसा नहीं है। तो कांस्टेंट हमारे वहाँ दो तरीके से मिलते हैं, एक तो जो डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, और एक इंडिपेंडेबल होते हैं उस ऑब्जेक्ट से जो जिस पे हम बात कर रहे हैं, यानी जिसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट पे। फ्रिक्शन में भी यही कहानी है, फ्रिक्शन में भी कहानी है, सरफेस चेंज कर दो फ्रिक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे, चेंज। मोशन वही रहेगा लेकिन सरफेस चेंज करोगे तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है वहाँ पे, चेंज, क्योंकि वो डिपेंड करता है। आई बात समझ में? अब अगर इतनी बात समझ गए तो थोड़ा और समझ लो। क्या समझ लो सर? जैसा कि आपने ई को देख लिया, ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और डिपेंड करता है किसके ऊपर, मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा, मिटाने वाला कहाँ है, तब से मैं मिटा ही नहीं पाया इसी कारण। तो एक बात और समझ लीजिए कि मैंने अभी जस्ट बताया कि स्ट्रेस की जगह पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, बोल सकता हूँ। और मैंने क्या बताया कि ई बढ़ाओगे यानी जिसका ई ज़्यादा उसका स्ट्रेस ज़्यादा, जिसका ई ज़्यादा उसका स्ट्रेस ज़्यादा, हाँ या ना? अब मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ, ऐसे समझो। कैसे समझो सर? ऐसे समझो। इसको फील लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे इसी का हमको यूज लेना है और इसी को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। मैंने बोला अगर मैं ई ज़्यादा रख रहा हूँ तो सिग्मा मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, है कि नहीं है? स्ट्रेंथ तो सेम होगा ना। ऐसे समझो जैसे रबड़ है और फिर से वही मैंने लकड़ी ले लिया, रबड़ और लकड़ी। मान लेता हूँ कि इसके अंदर मुझे स्ट्रेन क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे इसके अंदर मुझे स्ट्रेन 0 या सिंपल 2.5 लेके आना है रबड़ के अंदर। मैं चाहता हूँ कि 2.5 इसके साइज के अंदर या शेप के अंदर चेंज आ जाए, यानी विकृति आ जाए, और वुड के अंदर भी मैं लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, रबड़ के अंदर और वुड के अंदर, ध्यान से समझना। अभी ये कॉन्सेप्ट मत लगाना सर लकड़ी कहाँ से इलास्टिसिटी शो करेगी, लकड़ी तो इलास्टिसिटी शो ही नहीं करती है, अगर मैं खींचूंगा तो टूट जाएगी। अभी ये मत सोचो,
अभी सिर्फ और सिर्फ वैसे नॉर्मली ऐसे समझो कि भैया रबड़ ज़्यादा ही क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। अच्छा वुड में आपको समस्या आ रही है, स्टील ले लो, स्टील में तो हो सकता है ना भाई, हाँ स्टील में हो सकता है, चलो इतने में समस्या नहीं होनी चाहिए। अब रबड़ है, स्टील है, इसको ले लो। लकड़ी वाले में दिक्कत आ रही थी तो फिर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब पकड़ना थोड़ी सी बात को, मैं यहाँ पे सिग्मा लगाऊंगा, सिग्मा लगाऊंगा किस चीज़ के लिए, ई के लिए, मतलब मैं चाहता हूँ 2.5 आ जाए। फिर यहाँ भी यही चाहता हूँ कि मैं सिग्मा लगाऊंगा, और ये सिग्मा किसका है, रबड़ का है, ये सिग्मा स्टील का है। और यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि ई मेरा क्या बन जाए, 2.5 बन जाए, मतलब जो स्ट्रेन है, ठीक है। यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5। तो थोड़ा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से बताओ कि कहाँ पे हमको ई की वैल्यू, क्योंकि अब यहाँ पे ई आने वाला है, यहाँ भी ई आने वाला है भाई, बिना ई के तो बराबर होगा नहीं ये, है ना। तो ठीक है, अगर मुझे यहाँ भी ई चाहिए, यहाँ भी ई चाहिए, तो कहाँ पे ई कम चाहिए, कहाँ पे ई ज़्यादा चाहिए, फील करो, क्या फील करो सर, स्टील इज लेस इलास्टिक देन रबड़, इसकी इलास्टिसिटी कम है, इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। मेरी बात समझना, इलास्टिसिटी कम है, दैट मीन्स इसको अगर मैं इलास्टिक बनाना चाहता हूँ तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फिक्स है, ये ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो ई होगा, स्टील का ई ज़्यादा होगा, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं। यानी यहाँ से एक बात समझ में आ गई। अब वो क्या, ये भी समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, कम, यानी यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, कम। तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जिसका ई ज़्यादा, वहाँ पे हमको उसके अंदर चेंज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यहाँ से ये याद रख लीजिएगा कि जिसका ई ज़्यादा, जिसका ई ज़्यादा, उसको हाँ सिंपल, उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज मतलब उसके शेप को चेंज करने के लिए, ऐसे लिख दो, उसके शेप को चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ज़्यादा स्ट्रेस आएगा भाई। मैंने बोला स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा अगर ई ज़्यादा हो गया तो, और ई ज़्यादा का मतलब क्या, स्ट्रेस ज़्यादा मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हाँ या ना, यस और नो। यानी इतना ही स्टील मिलाने के लिए, यहाँ भी स्टील में रबड़ मिलाने के लिए 2.5, मतलब मैं चाहता हूँ इसमें भी 2.5 आ जाए, इसमें भी 2.5 आ जाए, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और इसमें कम, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई, अरे हाँ ना बोलिए, यस और नो, ठीक है। तो हुक्स लॉ के अंदर इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो फिर इन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, देखते जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम किसकी बात करेंगे, तो आगे हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की। सर अभी क्या कर रहे थे, वही तो कर रहे थे, हाँ बिल्कुल वही कर रहे थे, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करने जा रहा हूँ। तो जैसे आप जानते हो कि अगर मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करूँ और स्ट्रेन की, समझिएगा, ये स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। तो आपको पता है स्ट्रेस कितने प्रकार का, 3। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, है ना, एक होता है टेंजेंशियल या शियर बोलते हैं इसको, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब एक बात बताओ, अगर तुम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाओगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल आएगा, है ना। मतलब सर, मतलब मान लो यार मैं किसी की लंबाई में वृद्धि कर रहा हूँ, यानी सिंपल समझो, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस साइड से क्या कर दिया है, फिक्स। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगाया, आया ना। तो फोर्स लगाया तो क्या हुआ, मान लेते हूँ कि यहाँ पे फिलहाल में कितनी लंबाई थी, एल लंबाई थी।
अब ये जब फोर्स लगा है तो ये कैसा फोर्स है, खींचने वाला फोर्स है। पहली बात याद रखना, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, फिक्स किया हुआ है। तो मैंने इधर की ओर फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा खिंच जाएगा, आया ना, खिंच गया तो इसका मतलब क्या, यहाँ तक तो एल लंबाई थी और ये इतनी बढ़ गई, यानी ये इतना क्या है, डेल्टा एल है कि नहीं है, आया ना, बिल्कुल। तो क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो एफ लगाया इसी का उत्तर देने के लिए कौन आया होगा, स्ट्रेस आया होगा, आया ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। यस और नो, रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आया होगा। अभी रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आया होगा, तो जब ये इधर की ओर जा रहा है और ये फोर्स इधर की ओर जा रहा है, तो जो वृद्धि हो रही है, मतलब स्ट्रेन आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, सर इसी के दिशा में तो आ रहा है। अरे भाई फोर्स कैसा लगाया, लॉन्गिट्यूडनल लगाया है। तो अगर फोर्स लॉन्गिट्यूडनल है तो स्ट्रेस भी, लंबाई में वृद्धि भी किधर की आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल ही तो आ रही है। यानी इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर तुमने फोर्स को लगाया है तो उसी एक्सिस के अलॉन्ग ही तो क्या हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, आया ना। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन भी कैसा आएगा, लॉन्गिट्यूडनल, आया ना। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं टेंजेंशियल लगाऊंगा तो फिर स्ट्रेन भी कैसा आएगा, टेंजेंशियल, आया ना, बिल्कुल सर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और वॉल्यूमेट्रिक लगा रहा हूँ तो वॉल्यूमेट्रिक, हमको यही करना है, पढ़ना है, मतलब स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल अभी एक साथ पढ़ना है। अकेले तो पढ़ लिया, अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग, एक साथ। अब एक साथ कैसे, देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, इसी को देख लिया जाए, बिल्कुल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरी हेडिंग डालने की जरूरत नहीं, बीच में बस क्या लगा दीजिए, एंड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हम देखिए, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस साइड से क्या है, ये फिक्स है। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मान लेता हूँ इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है एल है। मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा भाई, सर फोर्स लगाओगे तो होगा ये कि इसकी लंबाई में क्या आ जाएगी, वृद्धि होगी। अभी जस्ट वही देखा है हमने, ठीक है। तो ये इतना तो पहले एल था तो इतना एल ही रहेगा, इतना ये क्या हो गया, बढ़ गया साइज, यानी डेल्टा एल हो गया, और एफ लगा था ये। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस निकालूँ तब, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा, बताइए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एल स्ट्रेस डाल दूँ काम चल जाएगा, बिल्कुल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा, सर कितना फोर्स लगाया आपने, और इस ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, तो ए था, तो ए। अब थोड़ा मेरी बात समझिएगा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, हाँ सर आएगा, आने वाला है ना, वो क्या आने वाला है क्वेश्चन, जानते हैं क्या, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा सर कि यहाँ पे कुछ एरिया और था, मतलब यहाँ पे पहले मोटा होगा, ऐसे समझिए, जैसे आप लोग एक तार को पकड़ते हैं, तो तार अगर मान लीजिए मोटा है शुरुआत में, जब हम उसको खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, तो धीरे धीरे वो क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा। इसका मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, हाँ या ना। तो सर वॉल्यूम की अगर बात कर लो तब, तो वॉल्यूम क्या होगा, ओवरऑल घट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, एरिया में क्या कम हो रहा है, एरिया में सर ये हो रहा है, एरिया में ऐसे हो रहा है सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे कम हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये एरिया, ये वाला एरिया पहले इतना था, खींचने पे इतना हो गया, तो क्या देखने के लिए क्या लग रहा है कि इसका एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है, लेकिन लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया है। तो वॉल्यूम इसमें चेंज नहीं होता है, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के दौरान वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, चेंज किस में आता है, शेप में। जिधर उधर जितना उधर एरिया कम हुआ उतना लंबाई बढ़ गई, क्योंकि एरिया में भी क्या, स्पेशली उसकी मोटाई तो कम हो रही है ना, लेकिन मोटाई जितनी कम हो रही है उतनी लंबाई बढ़ जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो याद रखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के दौरान वॉल्यूम इस पूरे वायर का या इस पूरे रॉड का क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, शेप में केवल चेंज आएगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, ओनली शेप में चेंज, शेप में चेंज, नॉट इन आयतन। जितना हो सकता है आप भाषाओं के साथ खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस भाषा में आपको समझ में आ रहा है उसी भाषा में लिखिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस समझ में आ गया, बिल्कुल। यहाँ पे एक ऐसा फोर्स है सर, ये टेंशन फोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे टी डाल दो,
ठीक है ना, ताकि इंडिकेट कर दो भैया टेंशन फोर्स है। अच्छा स्ट्रेन कितना आया है, स्ट्रेन बताइए तो स्ट्रेन कितना आया है, स्ट्रेन कितना आया है सर? स्ट्रेन का मतलब होता है कि कितना वृद्धि हुआ है, तो डेल्टा एल बढ़ गया है, डेल्टा एल कितना पहले था, एल था, यही तो हुआ है, तो डेल्टा एल अपॉन एल। और हुक साहब ने क्या कहा था, हुक साहब ने क्या बताया, बताइए जल्दी बताइए सर। उन्होंने बताया था, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, उन्होंने ये बताया था कि भैया जितना स्ट्रेस होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, तो जितना लगाइए ही नमस्त सर, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। हुक साहब ने यही कहा था। अब मैं अगर इस केस में देखूँ तो यहाँ पे स्ट्रेस ला के रखो तो क्या होगा भैया, एफ टी अपॉन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल होगा। और मैं इसको हटाऊंगा, यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा ना, तो वो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा। अब मैं डायरेक्ट टी नहीं लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे, बार बार लिखने का कोई अर्थ नहीं है। अब यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई है तो क्या है ये, अरे भाई वाई टाइप में कौन सा शेप ग्रीक लैंग्वेज में कौन सा बनता है, गामा बनता है ना, आ गया, यानी कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, गामा, क्या हो गया, गामा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका डेल्टा एल अपॉन एल। और ये क्या है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को बोलते हैं हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक। चलिए ठीक है, इसका हिंदी तो मैंने बता दिया, अगला आप खुद बताइएगा, एक और आएगा इसके बाद, ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब यहाँ से एक बात समझिएगा कि फिर से वही कहानी है, जितना ही जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा उसका फोर्स भी उतना ज़्यादा। मतलब क्या है, मतलब अगर मैं देखो फिर से यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी फिर से किस पे डिपेंड करेगा भाई, डिपेंड अपॉन मैं कचरा नहीं करना चाहता था लेकिन मजबूरी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये वही कहानी चल रही है, आएगा टेंशन मत लीजिए। हाँ क्यों वहाँ पे ई था, क्यों यहाँ पे दूसरा कुछ आ गया, अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना। अरे बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझाऊंगा, पेशेंस रखिए। देखिए ई इसलिए बोला गया है कि ई ओवरऑल शेप के अंदर चेंज करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब मैं अगर ओवरऑल की बात करूँगा तो थोड़ी बात बड़े अच्छे से समझिएगा। क्या ऑब्जेक्ट के अंदर आप इलास्टिसिटी लेके आते हो तो हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, अलग अलग चेंजेस के लिए। नहीं समझे सर, हम जानते हैं नहीं समझे, इसीलिए तो हम समझा रहे हैं। देखिए ये है टैबलेट, इस टैबलेट की प्रॉपर्टी ऐसे हो सकती है कि हो सकता है कि इसको खींचने पे खिंचा जाए, खींचने पे क्या हो जाए, खिंचा जाए। मेरी बात समझना, मैंने क्या किया, एक साइड से इसको फिक्स कर दिया है, अब मैं इस साइड से खींच रहा हूँ, हो सकता है इसकी कैपेबिलिटी ये हो कि हाँ इधर की ओर खींचोगे तो खिंचा जाऊँगा मैं, लेकिन अगर तुम नीचे से फिक्स करके इधर की ओर खींचना चाह रहे हो, मतलब इधर की ओर डिफॉर्मेशन लाना चाहते हो, मैं नहीं डिफॉर्म होगा। समझ पा रहे हो, यानी हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग कैपेसिटी होती है खींचने की, जरूरी नहीं है कि सबको खींचोगे तो सीधा खिंचा ही जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी डिफॉर्मेशन सब में सेम हर जगह से नहीं कर सकते, यानी सेम तरीके से सब में डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। बॉटल दीजिए, पानी वाला बॉटल दीजिए, ये पानी वाला बॉटल है, इस पानी वाले बॉटल को थोड़ा सा पकड़िएगा, समझिएगा। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे दबा रहा हूँ तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा है, ऐसे दबाऊँ डिफॉर्मेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई। और समझाओ, मतलब देखो फिर से समझना, मान लो ऐसे कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, जब मैं टेंशन फोर्सेस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं इसको दबा रहा हूँ तब आ रहा है, दिख रहा है ना, डिफॉर्मेशन आ रहा है। अच्छा अब मैं अगर सोचूं तो मैं इधर से फिक्स कर दूं और इधर लगाऊं, कुछ होगा डिफॉर्मेशन? मैं पकड़ लिया, अब इसको ऐसे कर रहा हूँ, कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है सर? इस हिसाब से बहुत कम आ रहा है, आएगा ऐसी बात नहीं आएगा। पीछे नीचे फिक्स कर दिया, अब मैं इधर से देखो, यही तो होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल में अभी आगे देखोगे, ये जो मैं देख रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे एक साइड फिक्स किया हूँ, देखो ये हाथ मेरा फिक्स करने का काम करेगा, तो मैंने फिक्स किया हुआ है, और इस हाथ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, डिफॉर्मेशन फोर्स। कुछ हो रहा है? नहीं। कंप्रेस करूँगा, होगा, थोड़ा बहुत होगा, इधर भी करूँगा तो भी थोड़ा होगा। अच्छा मैं ऐसे करूँ तब हो रहा है ना,
तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है कि हो सकता है ये देखो ऐसे करने पे डिफॉर्म ज़्यादा हो रहा है, ऐसे कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, ऐसे कर रहा हूँ तो और नहीं हो रहा है ना, ऐसे खड़ा कर दिया तो भी नहीं हो रहा है। इन सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन कब हो रहा है? जब मैं दबा रहा हूँ। तो हर पदार्थ की अलग अलग क्या होती है? डिफॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी होती है, सॉरी प्रोस्पेक्टा होता है कि वो हर डायरेक्शन में नहीं डिफॉर्म हो सकता। ठीक है, तो इस कंडीशन में उनका कांस्टेंट जो होगा अलग अलग होगा। ये अंक प्रत्यास्थता गुणांक क्या बता रहा है कि किसी को खींचोगे या कंप्रेस करोगे तो उस दौरान जो मटेरियल होगा वो कैसा बिहेव कर रहा होगा। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए है। इस चीज़ को पकड़ो, नहीं तो पागल थोड़ी ना था कोई कि 3-3 स्ट्रेस बनाएगा, 3-3 स्ट्रेन बनाएगा। क्योंकि बाद में ये चेक किया गया और समझा गया कि भैया जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है सबके लिए क्या है? अलग अलग है। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। वेरी गुड, बहुत समझदार हैं आप लोग। चलिए ठीक है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब मान लो किसी का यंग मॉडुलस ज़्यादा है, सीधा मतलब है उसका मतलब उसको डिफॉर्म करने के लिए फोर्स मुझे क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा लगानी पड़ेगी। देख लो भाई, हाँ या ना? यस और नो? क्लियर है? यस और नो? मान लो अगर मैं मान लो इस मार्कर को पकड़ रहा हूँ, इस मार्कर को ऐसे डिफॉर्म करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है, रबड़ रहता तब आराम से हो जाता। इसका मतलब वहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका क्या होगा? उसका कम होगा, इसलिए फोर्स भी क्या लगानी पड़ रही है? कम। समझ में आ रहा है? और अगर ज़्यादा लगाना पड़ा तब? क्लियर है? वेरी गुड, समझदार है आप लोग। मिटा दूँ? समझ में आ गया? अब इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करके करने जा रहे हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस इतने ही कॉन्सेप्ट पे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे कि मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए ठीक है, इसी मज़ा के लिए हम लोग पहले इस स्लाइड को मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन नोट कर। चलिए आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए एक तार से 10 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इस रस्सी की लंबाई है 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से समझते जाएंगे। और इसका जो एरिया है, मतलब सिंपल बोलूँ मैं तो इस पूरे का जो एरिया है वो है आपका 1 mm²। किसका? सर इस तार का। ठीक है, इस वायर का, यहाँ पे ध्यान देंगे ये क्या है? वायर है। वायर, आपको पता है कि वायर के पास कैपेसिटी होती है कि वो क्या हो सकता है? फैल सकता है। दैट मीन्स फोर्स लगाने पे क्या होगा? उसके अंदर इलास्टिसिटी वाली नेचर आएगी और वो क्या होगा? उसका शेप जो होगा डिफॉर्म होगा। यानी उसका कौन सा शेप बताइए? लंबाई। शेप में भी कौन सा? लंबाई। अब इस चीज़ को पकड़ पा रहे होंगे आप कि भैया तार के अंदर लंबाई में डिफॉर्मेशन ईजिली हो पाता है, हाँ या ना? जबकि वही सेम फोर्स अगर मैं 10 kg का फोर्स मान लेते हैं कि एक वायर ले रहा हूँ, वायर पे ऐसे लटका दूंगा तो ये ज़्यादा ईजी वे में क्या होगा? नीचे की ओर डिफॉर्म होगा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे रख के इसके ऊपर उस 10 kg को रख दिया तो उतना ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होगा। उसके एरिया में कोई दिक्कत तब आएगी? तब नहीं आएगी। लेकिन जब मैं इसको नीचे की ओर लटका दूंगा तो चाहो वो क्या कर सकता है? इसको डिफॉर्म कर सकता है। तो देखिए उसका नेचर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाला है ना? यानी उसके अंदर डिफॉर्मेशन लॉन्गिट्यूडनल आएगी। इस क्वेश्चन ने भी हमको एक नई जानकारी दे दी। तो यहाँ पे एरिया इसका क्या है? 1 mm² का। कई लोगों के मन में 1 मीटर² चल रहा होगा तो बेवकूफ़ हैं आप लोग। तार का एरिया कैसे 1 मीटर² हो सकता है? 1 mm का ही तो तार आता है। 1 mm, 2 mm, 3 mm, इस mm में ही तो आता है तार। mm मतलब उसका एरिया। अब थोड़ा सा एक बात मैं समझाना चाहता हूँ जिसको आप लोग गलतफहमी में क्या बोलते हैं? गामा। वो क्या है? y ही है। ठीक है, y डेल्टा L/L है। थोड़ा सा इस y की यानी यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी की बात को समझो। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ y की, तो y का अगर मैं यूनिट निकालूँ, क्या निकालूँ? यूनिट मतलब कि भाई इसको किस में नापते हैं? तो हमको पता है इसके बगलिया में जो लिखा गया ये यूनिट लेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है? यूनिट लेस होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो सीधा मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब y = यही होगा। और ये मतलब F का मतलब न्यूटन, A का मतलब मीटर²। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? न्यूटन मीटर²। ठीक है, यानी जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसका यूनिट कितना होता है? न्यूटन मीटर²। ठीक है,
वही बात है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सबसे बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी, है ना। गुड। अब इसका जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी y की वैल्यू दी गई है वो 2 × 10 पे पावर 10 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर दिया गया है। 2 × 10 पे पावर 10 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ध्यान से सुनिए भाई। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि मान लो ये 10 kg का जो वायर है, अगर ये जो वायर है 1 मीटर का, अगर इसके ऊपर मैं 10 kg का ब्लॉक ऐसे लटका दे रहा हूँ तो इस वायर के अंदर कितना लेंथ में एक्सटेंशन आएगा, यानी कितना इसकी लेंथ में वृद्धि होगी। लेंथ में वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि इस 10 kg का फोर्स लगा हुआ है, या 10 kg का मास इससे लटका हुआ है, तो इस 10 kg के ऊपर धरती में यह फोर्स लगाएंगी, बिल्कुल। कितना लगाएंगी वो? 100 न्यूटन। अब ये 100 न्यूटन इस ब्लॉक के ऊपर लगाएंगे। ब्लॉक किसके सहारे है? रस्सी के सहारे, दैट मीन्स वायर के सहारे। तो वो पूरा का पूरा जो 100 न्यूटन है किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? रस्सी के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो हमसे क्या पूछ रहा है? कितना एक्सटेंड हो रहा है, मतलब किसका मान पूछ रहा है? डेल्टा एल का। यही तो पूछ रहा है कि वृद्धि कितनी हो रही है तार की लंबाई में। तो अगर मैं निकालूं तो F/A ऐसे ही रहेगा, y × डेल्टा L/L होगा। F की वैल्यू कितनी है? कितना धरती में यह लगा रही है भैया? 100 न्यूटन। ये mg के बराबर है ना डायरेक्ट। A का मतलब कितना है? 1 mm² इज y की वैल्यू 2 × 10 पे पावर 10 इंटू डेल्टा L की वैल्यू कितनी है? वही तो निकालनी है। L की वैल्यू कितनी है? कितनी लंबाई है? 1 मीटर। अब सब तो सही है सर, सब तो सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी यूनिट mm² है ना। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। अब मीटर में मतलब क्या होगा बताइए? मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा? 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 mm। ये तो जानते हैं आप लोग। अरे भाई आप स्केल यूज किए होंगे, आप पूरा फिजिक्स पढ़ गए हैं, है ना। और वहाँ पे स्केल में आप जानते होंगे कि 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच में कितनी लाइनें होती हैं? 10 लाइन होती हैं। समझ में आ रही बात? तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm। अगर 100 सेंटीमीटर हो जाए, यानी 100 से गुणा कर दूं तो 100 सेंटीमीटर इधर भी, तो 100 इधर भी गुणा कर दो, 100 × 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 मीटर, यानी 1 मीटर का मतलब क्या हो गया? 1000 mm। ये इतना करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको आता तो, ठीक है। तो 1 mm मतलब 1000 mm, यानी 1 मीटर मतलब 1000 mm। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इसको चेंज करूं, दैट मीन्स 100 न्यूटन अपॉन, बड़े बेसिक तरीके से समझिएगा, mm का स्क्वायर मतलब mm × mm होगा। अगर मैं मान लो mm की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इसके नीचे भेजना पड़ेगा, तो 1/1000 मीटर इज इक्वल टू mm हो जाएगा ना। जहां mm लिखा है वहाँ पे ये चिपका दूंगा, बिल्कुल। तो 100 न्यूटन अपॉन यहाँ पे 1 × 1/1000 इंटू यहाँ भी क्योंकि 2 mm है तो 1/1000 और 2 बार मीटर आएगा, इसका वाला मीटर और इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी सॉल्व करते चलो। इधर क्या होगा? 1 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इधर क्या होगा? 2 × 10 पे पावर 10 है यहाँ पे, इंटू डेल्टा L, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे 2 × 10 पे पावर 10 डेल्टा L, ऐसे भी है, रहने दो। इसको सॉल्व करो। 1000 मतलब 10 पे पावर 3, यहाँ भी 1000 मतलब 10 पे पावर 3, तो क्या होगा? 10 पे पावर 3 10 पे पावर 3 कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 6 हो जाएगा, दोनों मिला के, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। समझते जाइए बस। अब फटाफट करते हैं। 100 न्यूटन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 पे पावर -6 डायरेक्ट मीटर स्क्वायर इंटू 2 × 10 पे पावर 8 इक्वल टू है, सॉरी, डेल्टा L। डेल्टा L की वैल्यू चाहिए, इसको इसके नीचे भेज दीजिए। तो 100 न्यूटन अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 पे पावर 8 इंटू 10 पे पावर -6 इज इक्वल टू डेल्टा L हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पे कर लेंगे 1000 न्यूटन ऐसे ही रहेगा अपॉन पूरे के नीचे, सॉरी 100 न्यूटन है ये, ठीक है, 100 न्यूटन है ये, 100 न्यूटन। यहाँ पे 10 पे पावर 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -6, तो क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 2, यानी 2 × 10 पे पावर 2 और 10 पे पावर 2 मतलब ये खत्म, क्योंकि 10 पे पावर 2 और 100 मतलब खत्म ना। यानी क्या बच गया मेरे पास? यहाँ पे न्यूटन हटा दो अभी, क्योंकि नीचे भी क्या आएगा? न्यूटन। न्यूटन न्यूटन से खत्म, समझ पा रहे हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर आया होगा, तो केवल और केवल क्या बचा? डेल्टा L। क्या बचा? डेल्टा L। और ये पूरा का पूरा मीटर में होगा, पूरा का पूरा किस में होगा? मीटर में। अब 100 से 100 खत्म हो चुका है, 1/2 बचा है, दैट मीन्स डेल्टा L इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/2 और डेल्टा L इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.5।
0.5 मीटर, यानी कितना एक्सपेंड हुआ होगा तार? 0.5। क्लियर है? अब इसको mm में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्यों करूँ सर? लंबाई पूरी मीटर में दी थी तो इसको हम किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे, यानी तार कितना आगे फैल जाएगा, यानी कितनी लंबाई बढ़ जाएगी इसकी? 0.5। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इजी था? बिल्कुल। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप स्वयं करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 6.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एंड यंग मॉडुलस इज 10⁻10 है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 250 न्यूटन, देन द इलोंगेशन इन द वायर विल बी। हमसे पूछ रहा है कि इलोंगेशन कितना हो रहा है वायर के अंदर, वही कितना तार के अंदर वृद्धि होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी कुछ दिक्कत है नहीं। जैसे इसमें सबसे पहले लिख दिया गया है कि 100 मीटर लॉन्ग वायर है, इसका मतलब एल की लंबाई हमको क्या दे दी गई है? 100 मीटर। पहले गिवन क्या उसको देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। फिर फटाफट क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए की वैल्यू दे दी गई है 6.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद क्या दिया गया है? यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी वाई की वैल्यू दे दी गई है यानी 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद फोर्स दे दिया गया कितना भैया, उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया रहा? 250 न्यूटन का, यही है ना, 250 न्यूटन। नीचे देखते रहेंगे, अगर नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। देन द इलोंगेशन इन द वायर विल बी, तो मतलब हमसे डेल्टा एल की वैल्यू पूछ रहा है, बस चिपका देना उस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है सर F/A इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। F की वैल्यू कितनी है भैया? 250। A की वैल्यू पता है सर 6.25 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 10⁻10 इंटू डेल्टा एल, वह तो पता करना है। l की वैल्यू कितनी है? तो सर l की वैल्यू है 100 मीटर। क्या यूनिट में कोई समस्या है? नहीं सर, यूनिट में कोई समस्या नहीं है, फटाफट चिपकाया जा सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 खत्म। कितना हो गया इसके पास? 10⁻8 हो गया, डायरेक्ट कर लो। अच्छा, फिर अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर बुला के लेके आएंगे हम लोग, तो क्या होगा यहाँ से समझिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 250 और ये इसके नीचे आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻�8। सर वो आएगा तो किस में रहेगा? +8 में रहेगा। जब ऊपर जाएगा तब ना माइनस में जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे डेल्टा एल बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पे 10⁻8 है, 10⁻�4 है, क्या होगा? घट जाएगा, क्या आ जाएगा? 10⁻+4 हो जाएगा, यही तो होगा। यानी 250 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻+4 इज इक्वल टू डेल्टा एल। 1 0 से 1 4 खत्म, मतलब 1 खत्म, कितना बचेगा? 10⁻3, 10⁻3 बच गया। यानी यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? 6.25 बटा क्या है? 6.25 गुणे 10⁻, ये 25 है ऊपर, अपॉन 10⁻3 इज इक्वल टू डेल्टा एल, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, बिल्कुल सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा मेरे पास? 25 और नीचे 6.25 है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका दशमलव खत्म कर देंगे, तो 2 0 से खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा, पूरे 10⁻1, यही होगा। 25 बचे 125, यही होगा। यानी कितना आ गया? 1/25 गुणे 10 हो गया 10⁻1। अब 1 में 25 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.4 होगा कि 0.04? 0.04, यानी आंसर क्या आएगा? 0.04 अपॉन पूरे नीचे 10। इसको ऊपर लेके जाइए तो क्या आ जाएगा? 0.04 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू डेल्टा एल। दिख रहा है या ना? अब हमको इस 4 का डेसिमल हटाना है, तो क्या करूँगा? गुणा करूँगा। कितने अंक बाद खत्म हो जाएगा भाई? 2 अंक बाद, तो उतना ही 2 0 और सॉरी 2 पावर और बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? -3। तो यानी कितना आंसर आ रहा है? 4 इंटू 10⁻³ मीटर। ये किसका मान है? डेल्टा एल का, यानी इतना इलोंगेशन आ रहा है। कौन सा आंसर है? यही है, चौथा वाला। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बहुत दुखद घटना है ये। यहाँ से मैं इसको ही मिटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है अब इसकी। मैं इसको यहाँ से पूरा का पूरा मिटा के यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे था मेरा 25, यहाँ पे था 6.25 और यहाँ पे था 10⁻3 था इज इक्वल टू डेल्टा एल। यहीं से मैंने सॉल्व किया, क्या आया मेरे पास? यहाँ पे आ गया 0.04
इंटू 10 पे पावर कितना आया -1 इंटू डेल्टा एल, यहाँ पे आ गया 4 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर इज इक्वल टू डेल्टा एल, यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर। आई होप पूरा साफ बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो आई थिंक यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी आपका कंफर्म हो गया। बस याद क्या रखेंगे कि भैया ई का मान जिसका ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होगी? कि उसके अंदर फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा। समझ पा रहे हैं? फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन लाने के लिए। ठीक है ना, बात समझते जाइएगा। ऐसे ही जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर आएंगे तो वाई का मान अगर ज़्यादा, तो इसका मतलब उस बॉडी को अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लाना चाह रहे हैं, मतलब उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में मुझे फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा। सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, ई वाला ही। क्लियर है? अब हम दूसरे वाले पे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, दूसरे वाले पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन देखने के बाद अब हम अपने आप को आगे की ओर लेके जाएंगे और टॉपिक हमारा अब आ जाएगा शियर। इसी को हम लोग टेंजेंशियल भी बोलते हैं। तो शियर आर टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियर आर टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है इसमें होता क्या है, तो इसमें होता क्या है, तो ऐसे एक बॉडी होती है। मैं 3D फॉर्मेट में इसको बना दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से फील कर पाएँ। ये है बॉडी। ठीक है, इस बॉडी को नीचे से फिक्स कर दिया गया है। नीचे से क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, यानी नीचे से तो नहीं मूव कर सकती। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसके पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, इस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे बीच में मैं फोर्स लगाता हूँ पैरेलल। समझ पा रहे हैं कैसे मैंने बोला? तो मैं एक कॉपी लेके आपको समझाता हूँ, देखिएगा। ये है, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे से क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। अब मैं ऊपर से ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, नीचे से फिक्स है, तो जब मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा, इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब आएगा कैसे ये थोड़ा सा समझिएगा। तो पहले ये ऐसे है, लेकिन हल्का सा ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म मतलब जैसे ये पूरा पहले ऐसे है ना, लेकिन ये ऐसे ही नहीं रहेगा, हल्का सा डिफॉर्म हो जाएगा ऐसे। अभी आगे का क्या होगा, 3D में बनाना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही ऐसे, ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लीजिए आप कि पहले यहाँ पे था, अब ये कैसे हो गया है, ऐसे। ठीक है, ये पहले यहाँ पे था, अब कैसे हो चुका है, ये ऐसे। थोड़ा सा जब ये इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये थोड़ा सा इधर खिसक चुका है, इसका सरफेस ऐसे। नीचे फिक्स था, लेकिन ये हल्का सा क्या हो गया है, खिसक चुका है। तो पहले यहाँ पे था, अब कहाँ पे जा चुका है, यहाँ पे। तो डिफॉर्मेशन आई है, हाँ या ना? बिल्कुल डिफॉर्मेशन आई है। अब अगर मैं इस डिफॉर्मेशन को पकड़ूँ तो ये यहाँ पे कितना था, पहले L था, लेकिन हल्का सा इसका X क्वांटिटी, यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि X पोर्शन क्या हुआ है, खिसक गया है। फिलहाल में ऐसे समझ लो कि X पोर्शन ये क्या हो चुका है, खिसक चुका है। क्लियर है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो X पोर्शन ये हल्का सा आगे जा चुका है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे इस फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस मान लेता हूँ, तो इस सरफेस के कैसे लग रहा है, पैरेलल। तो यहाँ पे पैरेलल फोर्स है। तो यानी अगर मैं स्ट्रेस निकालूंगा तो स्ट्रेस क्या होता है भैया, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है यहाँ पे, सर पैरेलल फोर्स है, तो पैरेलल यहाँ पे दिखा। वहाँ पे कैसा था, टेंशन था, तो टेंशन दिखा रहा था। यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल लिखाऊंगा। और फिर इसका जो पहले उस सरफेस का जो एरिया होगा, वो एरिया तो रहेगा ही रहेगा। तो जिस एरिया के ऊपर मैं लगा रहा हूँ वो एरिया आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब लिया है, तो क्यूब का ये वाला पोर्शन एक एरिया क्रिएट करेगा नहीं, गिरेगा, तो वही उसी एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो जो एरिया था और जिस पे आप क्या लगा रहे थे, फोर्स, कैसा फोर्स लगाए थे, पैरेलल, उसको रख दो तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रेस कितना है। अब अगर मैं स्ट्रेन निकालना चाहूँ तो स्ट्रेन हम लोगों ने इसके पहले भी निकाला हुआ है, वो क्या होगा सर, वो होगा आपका x/L, क्योंकि डिफॉर्मेशन कितने का आया है, x, कितने का आया है डिफॉर्मेशन, x, और पहले कितना था L, मतलब लंबाई तो अभी भी L ही है, लेकिन हल्का सा क्या हो गया, वही x डिफॉर्मेशन आ गया। और मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्रिएट हो जाता है, एंगल क्रिएट हो जाता है। पहले लाइन ऐसे थी, अभी लाइन टेढ़ी हो गई है, तो इसका मतलब इसने क्या किया, अपने इनिशियल पोजीशन से क्या किया है, थीटा एंगल क्रिएट किया है कि नहीं किया है, क्रिएट किया है। और ये पूरा पहले L था, अब ये क्या हो चुका है, हल्का सा खिसक चुका है, तो ये तो अभी भी L रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा, कि चेंज हो सकता है, चेंज होगा ना भाई, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये L था तो ये थोड़ा डिफॉर्म होकर जब इधर जाएगा तो या तो फैल जाएगा या तो रिड्यूस होगा, तो यहाँ तो फैलने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि भाई ये चीज़ें तो वहीं पे है ना, नीचे वाला तो सेम है, इसको टेढ़ा थोड़ी ना कर रहे हो कि L रहेगा। जब इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये हल्का फुल्का क्या होगा, एक्सपेंड तो होगा ना। ठीक है, अब मान लो ये थीटा हो गया, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पे 90 बन गया, तो यानी क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये थीटा है तो इसके सामने क्या बन गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो क्या ये tan थीटा वाली स्थिति बन गई। अगर tan थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, x/L ही तो आएगा, हाँ या ना, बिल्कुल, तो x/L ही आएगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे tan थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और अगर मान लो डिफॉर्मेशन क्या है, बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा सा डिफॉर्मेशन आया है, तो इस कंडीशन में थीटा भी मेरा क्या हो जाएगा, छोटा, और थीटा बहुत छोटा हो जाता है, तो इस कंडीशन में tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, सर tan थीटा बराबर हो जाता है थीटा के, हाँ या ना। इस चीज़ को मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग लिमिट में क्या पढ़ते हैं, लिमिट में पढ़ते हैं कि अगर x टेंस टू ज़ीरो तो उस कंडीशन में साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, 1। वो क्यों मिलता है, क्योंकि साइन थीटा को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो tan थीटा अपॉन थीटा क्या मिलेगा हमको, 1। ठीक है, समझ में आया। क्यों, क्योंकि जब आपका ये जो x टेंस टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा ले लो, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा अगर टेंस टू ज़ीरो है तो उस कंडीशन में ये होगा, यहाँ पे थीटा मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे थीटा रखना पड़ेगा, तो थीटा टेंस टू ज़ीरो तो साइन थीटा अपॉन थीटा, यहाँ पे x नहीं था। क्लियर है, बिल्कुल। तो आई थिंक यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी आपको, हाँ या ना। तो इसी कंडीशन में, क्योंकि जब थीटा आपका क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो उस कंडीशन में हम tan थीटा को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो इसका मतलब यानी हमारे पास ये कहानी बन के आएगी, जैसे यहाँ पे ये कहानी बन के आई, वैसे यहाँ पे ये कहानी बन के आएगी। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल। ये कैसा है, तो ये है टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन, है ना। और हमको पता है कि यहाँ पे कौन आएगा, हुक्स लॉ ने क्या किया था, यहाँ पे ये संबंध स्थापित किया था। तो देखिए मैंने यहाँ पे इससे पहले आपको ये नहीं दिखाया था, एक बात नहीं सिखाई थी हुक्स लॉ के बारे में, जो यहाँ पे समझानी है मुझे। देखिए यहाँ पे मैंने थीटा इसलिए कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पे मानता हूँ कि क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन क्या है, बहुत कम है ना, डिफॉर्मेशन इज़ वेरी स्मॉल, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ है आपका सर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और मैंने एक बात आपको बताई नहीं थी, वो आप बात समझ लीजिए। ये हुक्स लॉ ऐसा नहीं कि हर समय ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, ये भी शॉर्ट डिफॉर्मेशन के लिए, छोटे डिफॉर्मेशन के लिए काम करेगा, बहुत बड़ा डिफॉर्मेशन नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये काम तभी करेगा जब तक आपका डिफॉर्मेशन क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इन छोटे डिफॉर्मेशन के लिए कहानी अच्छी लगती है कि भैया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं स्ट्रेस डालूंगा तो स्ट्रेन आएगा, यानी फोर्स लगाऊंगा तो उसके अंदर विकृति आएगी, और जितना लगाते जाऊंगा उतना विकृति आएगी, फिर मैं हटा दूंगा तुरंत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुनः अपने पुरानी अवस्था में आ जाएगा। ये तब तक ही वैलिड है जब तक इलास्टिसिटी का नेचर रहेगा। इलास्टिसिटी का नेचर खत्म तो उस कंडीशन में ये हुक्स का जो लॉ है वो भी खत्म। मैंने इस चीज को आपको एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था। इस चीज को मैंने बस शॉर्ट में आपको समझाया था, लेकिन आज मैं उसको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। वहां भी मैं समझाऊंगा कि ऐसा नहीं होता है कि भैया एक बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ाते जाओ, मतलब दैट मीन्स फोर्स बढ़ाते जाओ तो स्ट्रेन बढ़ते जाएगा, और एक महीने तक लगाते ही जाओ फोर्स, तो एक महीने तक फोर्स क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बढ़ते ही जाएगा।
मतलब जितना फोर्स लगा रहा हूँ स्ट्रेन आ रहा है, फिर जो ही फोर्स हटा दूंगा तुरंत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरानी अवस्था में आ जाएगा। हम लोगों ने कल रबड़ लिया था, हाँ या ना, क्या रबड़ आप पुनः दे सकते हैं? नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं है? तो देखिए रबड़ है मेरे पास, इसको मैं फैलाते जाऊंगा और जो ही मैं छोड़ूंगा फिर से पुरानी अवस्था में आ गया। यानी इसके पास इलास्टिसिटी है, फोर्स लगा रहा हूँ इलास्टिसिटी है, फोर्स लगा रहा हूँ इलास्टिसिटी है, फोर्स लगा रहा हूँ इलास्टिसिटी है, फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, डिफॉर्मेशन आ रहा है। अरे भाई आप टेंशन काहे ले रहे हैं, आप काहे इतना डर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या हुआ, इलास्टिसिटी खत्म, टूट गया, ब्रेक हो गया, ये है ना। यानी एक लिमिट तक ही क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। जब तक ये फैल रहा था, अभी इसको भी फैलाओ, इसको भी फैलाओ, देखो कितना फैला, इतना ही फैलने के बाद टूट गया कि नहीं टूट गया, है कि नहीं है। जब तक ये फैल पा रहा है तब तक ये क्या हो रहा है, तब तक ये लॉ वैलिड होगा। लेकिन एक लिमिट के बाद ये लॉ वैलिड नहीं होगा। रबड़ में तो आपको लंबा डिफॉर्मेशन नजर आ रहा है, लेकिन बाकी बॉडीज के अंदर डिफॉर्मेशन बहुत कम होगा। समझ में आया, क्लियर है? क्या हुआ भाई, काहे इतना समस्या हो गया आपको, इतना खुश मत हो जाइए अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे की बात करेंगे तो आगे की अगर हम बात को आगे रखें, दैट मीन्स यहाँ भी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। लेकिन याद रखिएगा हुक्स लॉ वैलिड है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन के लिए नहीं, कुछ ही डिफॉर्मेशन के लिए। बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन लेके आएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट स्ट्रेन। ओके, दैट मीन्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाली स्थिति आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर निकालूँ तो स्ट्रेस का क्या कहानी है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, डायरेक्टली क्या बोलते हैं, एफ अपॉन ए है, इसको हटा दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब सर स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन एल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, हटाने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे फिर से कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोलिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ अपॉन ए इज इक्वल टू ईटा। जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं, बोलते हैं ना, एक्स अपॉन एल। और ये क्या है, एन क्या है, ये एन ही मैं बोलूँगा आपके सामने, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, सॉरी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, तो इसका हो जाता है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ये हो जाता है आपका। और ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसमें भी इस फॉर्मूले को अगर मैं लेके आऊँ तो एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एन, यहाँ पे एक्स अपॉन एल आ गया, तो यहाँ पे जितना मैं एन बढ़ाते जाऊँगा, यानी शियर मॉडुलस जितना बढ़ाते जाऊँगा, यानी जिसका शियर मॉडुलस ज़्यादा, जिसका शियर मॉडुलस ज़्यादा, उसको भी क्या होगा, उसका भी फोर्स क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका शियर मॉडुलस ज़्यादा है, तो उस सब्सटेंस के अंदर मैं शियर स्ट्रेन लाने के लिए, मतलब मुझे शियर स्ट्रेन लाना है, टेंजेंशियल स्ट्रेन लाना है, टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन लाना है, तो उस कंडीशन के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी शियर डिफॉर्मेशन के लिए तब फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी पैरेलल फोर्स तब ज़्यादा लगेगा। क्लियर है, किसके लिए, जिसका शियर मॉडुलस ज़्यादा है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। तो ये आपका हो गया शियर टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियर टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब शियर टेंजेंशियल एक ही बात थोड़ी ना है, दोनों अलग अलग शब्द हैं, मतलब लेकिन एक ही है यहाँ पे। आई थिंक बातें समझ में आ गई होंगी, हाँ या ना। चलिए लगे हाथ तो नेक्स्ट वाला भी देख ही लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो 1 मिनट पहले आप नोट कर लीजिए, फिर फटाक से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
आई होप दिख रहा होगा, है ना। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा ज़रूरी है इसको समझना। थोड़ा क्या, इसके पहले वाला ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी था, दोनों ज़रूरी है। देखिए मान लेता हूँ कि एक बॉल है, अब इसके ऊपर मान लेता हूँ शुरुआत में इसका जो क्या था, प्रेशर क्या है इसका, पी है, पी है। अब इसके चारों ओर कंटिन्यूअस प्रेशर लग रहा है। यार छोड़ दो ना, पी छोड़ो, तुम लोग कंफ्यूज मत हो। मान लो कि इसका वॉल्यूम अभी फ़िलहाल में क्या है, वी है। इसका वॉल्यूम क्या है शुरुआत में, वी है। अब इसके ऊपर क्या होने लगा, कंटिन्यूअसली एक कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म प्रेशर इसके ऊपर क्या कर रहा है, लग रहा है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर लगेगा तो होगा क्या, देखो मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, यानी चारों ओर से इसको बराबर दबाया जा रहा है, बराबर से, ठीक है। तो अगर बराबर से दबाओगे तो उस कंडीशन में होगा क्या कि इसका जो शेप होगा वो शेप में चेंज बराबर आएगा। दैट मीन्स वो शेप पहले जो था वही रहेगा। एक गुब्बारे को अगर चारों ओर से बराबरी से दबाओगे तो गुब्बारा बस क्या होगा, गोल ही, मतलब पहले भी गोल था अभी भी गोल ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। यस और नो, दैट मीन्स उसका वॉल्यूम कम होगा। यहाँ पे समझ पा रहे हैं, इस बार क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम कम होगा लेकिन शेप में चेंज नहीं आएगा। और इससे पहले जो दोनों के दोनों थे, जैसे सीयर वाला था और लॉन्गिट्यूडनल वाला था, उन दोनों में शेप चेंज हो रहा था, वॉल्यूम सेम था, बॉडी का वॉल्यूम क्या था, सेम था। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्टेट में याद रखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है ना, क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, शेप में खाली क्या आएगा, शेप में केवल और केवल क्या आएगा, जैसा है वैसे रहेगा। शेप यहाँ पे इक्वल है, बड़ी कंफ्यूजन हो जा रही है तुम लोग को तुरंत। यहाँ पे सिंपल लिख दो, शेप इक्वल है, सॉरी शेप सेम है लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज। वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है सर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। जब मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, यूनिफॉर्म प्रेशर लगाऊंगा तो ये क्या होगा, हल्का सा दब जाएगा और दब के ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कितना इसके अंदर जगह है रखने वाला, मतलब किसी चीज़ को, मतलब वॉल्यूम मतलब 3D का निकालते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इसको पकड़ो, ये पकड़ो, ठीक है, देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे कुछ है, एक सेकेंड इसको निकाल के छोड़ दो, एक मिनट सॉरी, ये पकड़ो इसको, इसके अंदर रखने के लिए जगह है। तो कितनी जगह है, वॉल्यूम यही बताता है कि इसके अंदर किसी चीज़ को मैं रखना चाहता हूँ तो कितना रखा जा सकता है। अब मैं इसको क्या करूँ, दबा दूँ, दबा के मतलब एकदम चारों ओर से बराबर दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बराबर दबाऊंगा तो मतलब बराबरी से छोटा हो जाएगा। तो मान लो शुरुआत में अगर जब तक मैं नहीं दबा रहा था तब तक क्या हो रहा था, तब तक मान लेता हूँ 10 पेन रखे जा रहे थे। जब मैंने इसको कंटिन्यूसली दबा दिया चारों ओर से, तब इसके अंदर मात्र क्या रखे जाएंगे, 8 ही पेन तो रखे जा सकते हैं या 5 पेन रखे जाएंगे। यानी क्या अभी ज़्यादा रखे जाएंगे पेन, नहीं, अब कम ही रखे जा पाएंगे क्योंकि जगह क्या हो गई अंदर, कम हो गया, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कम। सिंपल मतलब यही समझो, वॉल्यूम मतलब कि अंदर कितना जगह है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, चेंज, ठीक है। अब वॉल्यूम चेंज हो गया तो वॉल्यूम चेंज होने का मतलब समझो क्या है, वॉल्यूम चेंज होने का अर्थ मैं बता रहा हूँ। सिंपल बेसिस पे समझोगे तो देखो शुरुआत में इसके अंदर मान लेता हूँ अंदर से भी प्रेशर रहा होगा उसके, हाँ या ना। तो अंदर से प्रेशर रहा होगा, मान लेता हूँ P, पहले कितना रहा होगा P, चलो P1 मान लो, इसको कितना रहा होगा P1। लेकिन अब जब मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ, यूनिफॉर्म फोर्स, तो अब प्रेशर और बढ़ गया होगा अंदर, अब कितना हो गया होगा P2। क्या प्रेशर में चेंज आ गया कि नहीं आ गया, इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ गया होगा कि नहीं बढ़ गया होगा। एक गुब्बारा पकड़ो, गुब्बारे के अंदर शुरुआत में भी प्रेशर है, मतलब हवा भर दिए तो प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, यानी जो गैस के पार्टिकल हैं वो उस गुब्बारे के अंदर क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स मतलब प्रेशर लगा रहे होंगे। लेकिन जब तुम चारों ओर से दबा रहे हो तो तुम खुद फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तो फोर्स लगाने से वो और फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। जब किसी को दबाओगे तो वो भी तो दबाएगा, हाँ या ना, तो इसका मतलब और प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर कितना बढ़ गया भैया, तो यहाँ पे देखो जितना वॉल्यूम आप घटाते जाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा, मतलब यहाँ पे सिंपल बोलूँ मैं तो ये जो वॉल्यूम घट रहा है, ऐसे बोल दो कि जितना मैं प्रेशर बढ़ाते जाऊँगा बाहर से उतना ही क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है मेरा, वो स्ट्रेस है क्या, तो एक्चुअल में वो क्या है सर, प्रेशर ही तो है। यहाँ पे प्रेशर के कारण ही क्या हो रहा है, स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, सॉरी स्ट्रेन आ रहा है। अगर प्रेशर नहीं होता तब
नहीं होता। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मैं फोर्स, कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ कैलकुलेट कर पाऊंगा? यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है सर, यहाँ पे लग रहा है प्रेशर, क्योंकि आप चारों ओर से लगा रहे हो, चारों ओर से लगा रहा हूँ और यूनिफॉर्म लगा रहा हूँ, चारों ओर से बराबर लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर है। जब फोर्स किसी बॉडी के ऊपर बराबर से लगने लगे तब कहने का मतलब क्या हो गया, वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या आ गया, प्रेशर। अब ये प्रेशर ही क्या बन जाएगा आपका, स्ट्रेस, क्योंकि इसी के कारण, इसी प्रेशर के कारण इसके अंदर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, हाँ या ना? तो अभी पहले समझो, पहले क्या था, V था, मतलब पहले V था इसका वॉल्यूम, लेकिन अब घट के कुछ तो हो गया होगा। तो मान लेता हूँ कि पहले जितना वॉल्यूम था अब जो वॉल्यूम है तो कितने की कमी आ चुकी है, डेल्टा V के। तो अगर मैं स्ट्रेन निकालूँ तो स्ट्रेन तो बड़ा सिंपल हो गया होगा, स्ट्रेन क्या है मेरा, डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस क्या होगा सर, स्ट्रेस होगा सर हमारा जितना फोर्स के अंदर, सॉरी प्रेशर के अंदर चेंज आया, जितना आप प्रेशर के अंदर चेंज लेके आ रहे हो वही क्या होगा, स्ट्रेस। समझ पा रहे हो? और समझाओ, जितना मैं इधर से प्रेशर लगाऊंगा, इधर से जितना प्रेशर लगाऊंगा उतना ही ये इधर से प्रेशर बढ़ते जाएगा, नहीं बढ़ते जाएगा अंदर से। ये P2 वाला अंदर वाला है, ये पहले P1 था, ये भी अंदर वाला था, है ना। लेकिन अब मैं जब बाहर से प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, P2 बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है? अब ये P3 बनेगा, P4 बनेगा और हमेशा क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो ये तो वही वाली कहानी हो गई ना सर, कि जब मैं किसी रॉड के ऊपर बाहर की ओर फोर्स लगाता हूँ तो बाहर की ओर जब खींचता हूँ तो अंदर की ओर भी क्या होता है, उतना ही फोर्स बढ़ते जाता है ना। और ये कितना बढ़ा, तो जितना आपने फोर्स लगाया, यानी जितना यहाँ पे प्रेशर आया, और प्रेशर बार बार आएगा तो प्रेशर में चेंज उतना ही बढ़ता जाएगा, आया ना। कौन बड़ा हो रहा होगा, P2 बड़ा हो रहा होगा। पहले कितना था, मान लेता हूँ P इनिशियल था, अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, प्रेशर लगाया, तो अब कितना हो गया है, P फाइनल। तो चेंज कितना आया सर, ये बड़ा होगा, यानी PF माइनस PI, आया ना, PF माइनस PI, और ये क्या बन जाएगा आपका, डेल्टा P, आया ना। तो स्ट्रेस क्या होगा मेरा, डेल्टा P के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? इसको मैंने कल भी समझाया था। पहले नॉर्मली वे में क्या बता दिया था आपको कि फोर्स अपॉन एरिया ले लो, वॉल्यूम ले लो, मैंने ऐसे बताया था आपको कि वॉल्यूम ले लो, लेकिन फिर मैंने हटा दिया ना, फिर मैंने उसके यहाँ पे क्या डाला था, डेल्टा P, क्योंकि स्ट्रेस कैसे होता है, स्ट्रेस भी आपका किसकी तरह होता है, प्रेशर की तरह यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे स्ट्रेस कौन है, यहाँ पे प्रेशर ही तो स्ट्रेस है, बाहर से कोई थोड़ी ना है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ हुक्स लॉ की, तो यहाँ पे क्या होगा सर, वो बोलते हैं कि सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ भी ये बात फॉलो होगी। गुब्बारे के ऊपर जो ही मैं यूनिफॉर्म फोर्स हटाऊंगा या ये जो प्रेशर हटा दूंगा पुनः वो उसी शेप में आ जाएगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस कितना है, डेल्टा P है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, तो इसके जगह पे हम क्या लगा देंगे, ये क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा B, और स्ट्रेन क्या है आपका, डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा P इज इक्वल टू B अपॉन डेल्टा B इंटू डेल्टा V अपॉन V। याद रखेंगे स्ट्रेन मतलब क्या होता है, एफ साइलेंस, इसको बोलते ही हम जा रहे हैं, है ना। इसको तो हम लोग कहीं साइन यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो आप समझदार है, अब साइन मत बोलिएगा, ठीक है। अब B को क्या बोलते हैं भैया, B है तो B से मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, क्लियर है। जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा है उसका मतलब उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसके अंदर डिफॉर्मेशन लाने में, ठीक है ना। क्या बातें क्लियर हो गई? जिसका B ज़्यादा है उसका मतलब उसके ऊपर ज़्यादा ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा उसके अंदर डिफॉर्मेशन लाने के लिए। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, और ये तीनों के तीनों पोर्शन हम लोगों ने देख लिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और उसके पहले हम लोगों ने शियर देख लिया, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, उसके भी पहले हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेस देख लिया। अब मैं अगर इन तीनों को समराइज करूँ, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो अब मैं तीनों को समराइज करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा है सर कि मेरे पास तीन अलग अलग फॉर्मूले आए। सबसे पहले मेरा लॉन्गिट्यूडनल वाले केस में आया था, वो आया था F अपॉन A इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा L अपॉन L। फिर हमारे पास क्या आया सर, F अपॉन A इज इक्वल टू यहाँ पे N, और यहाँ पे क्या आया था, तो यहाँ पे आया था सर X अपॉन L।
ठीक है। फिर हमारे पास आया डेल्टा पी अपॉन तो कुछ था ही नहीं सर, इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे क्या आया मेरे पास, क्या आया, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा भी, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे डेल्टा भी अपॉन भी मतलब वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज कैसा आएगा, फिर से समझो। वॉल्यूमेट्रिक वाले में थोड़ा सा लिख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। वॉल्यूमेट्रिक वाले में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, वॉल्यूम में जो चेंज होगा निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा भी लिखा है वो किस में होगा, माइनस में होगा, इस बात को पकड़ के रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लगा देता हूँ, मॉड लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रेन को किस में लेना होगा, पॉजिटिव। कैसा लेना होगा, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा यहाँ पे डेल्टा भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। नोट रखिएगा कि वॉल्यूमेट्रिक वाले कंडीशन में प्रेशर बढ़ाने पर यानी स्ट्रेस बढ़ाने पर वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, यानी जो चेंज आ रहा है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये तो एक बात। दूसरी बात हम लोगों ने क्या सीखी, दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखी कि लॉन्गिट्यूडनल के केस हो या टेंजेंशियल का केस हो, लॉन्गिट्यूडनल या टेंजेंशियल, इन दोनों के केस में क्या होता है, शेप चेंज होता है, शेप चेंज होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सेम, वॉल्यूम सेम, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक के केस में यहीं पे लिख देता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक के केस में क्या होगा कि वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, शेप सेम, ठीक है, क्लियर है। अब इन तीनों की बातों को पकड़ लीजिए थोड़ा सा। तीनों में क्या है, y एंड b आया है, तीनों इसी पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब तीनों का मतलब लॉन्गिट्यूडनल है, ये क्या है आपका टेंजेंशियल है, ये क्या है आपका वॉल्यूमेट्रिक है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं बात को। देखिए मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट पकड़ता हूँ, यहाँ पे इन तीनों का मतलब समझिएगा। मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट पकड़ता हूँ, तो इस सिंगल ऑब्जेक्ट सपोज कर ले रहा हूँ ये रॉड है, तो इस रॉड के पास y भी होगा, n भी होगा और b भी होगा, y भी होगा, n भी होगा, b भी होगा, y भी होगा, n भी होगा और b भी होगा। मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तीनों होगा, और तीनों से अर्थ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया इस कंडीशन में ये मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों का वैल्यू अलग अलग होगा। किसी को अच्छा लगेगा लंबाई में खींचना, किसी को अच्छा लगेगा ऊपर से खींचना, मतलब ऊपर से डिफॉर्म होना, यानी किसी को लंबाई में डिफॉर्म होना अच्छा लगेगा, किसी को ऊपर से डिफॉर्म होना अच्छा लगेगा, किसी को वॉल्यूम चेंज करने में मजा आएगा, ठीक है। अब अगर ये रॉड है तो ये तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, बाकी दो को नहीं फॉलो करेगा, या उनको भी फॉलो करेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा, यानी इसके पास तीन रास्ते हैं, तीन में से ये एक पे चलेगा, दो पे चलेगा, तीन पे चलेगा, इसकी मर्जी। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इसका y एंड b तीनों तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे, क्या सेम हो सकते हैं, हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो इक्वली फोर्स पे, इक्वल ही फोर्स पे सीधा लंबाई में भी जाए, मतलब लंबाई में भी उतना ही डिफॉर्म हो जितना ऊपर से और जितना वॉल्यूम में। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये तीनों बातें अलग अलग कंडीशन में दी गई है। मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगा के इसको लॉन्गिट्यूडनल वाले केस में लेके जा रहा हूँ तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे इसका y क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो इसके ऊपर टेंजेंशियल लगा रहा हूँ तो फिर ये फोर्स लगेगा और इसका मतलब यहाँ पे n कुछ और होगा। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के सॉरी प्रेशर लगा के इसके वॉल्यूम में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा या जो बी होगा, मतलब सॉरी बल्क मॉडुलस होगा, वो क्या होगा, चेंज होगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर तीनों काम किए जा सकते हैं, तीन तरीके से स्ट्रेस ला सकते हो, तीन तरीके से स्ट्रेन ला सकते हो, लेकिन उन तीनों की कहानी अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि नहीं हो सकती है, ठीक है। अब ये बातें आप क्लियर रखिएगा। उसके बाद एक और बात क्लियर रखिएगा कि भाई देखो ये सभी के सभी लोग लॉन्गिट्यूडनल किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे, यंग मॉडुलस या इलास्टिसिटी पे। जितना वाई ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी जिसका वाई ज़्यादा, सिंपल हम लोग ये फॉर्मूला कहाँ से लेके आए हैं, हम लोग लेके आए हैं सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, यहीं से लेके आए हैं। तो हमने बोला कि जिसका ई ज़्यादा उसका सिग्मा ज़्यादा, यानी यार उसको डिफॉर्म करना बहुत टफ होगा। यानी ये जो आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं, अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब उनको डिफॉर्म करना उतना ही टफ।
ई ज़्यादा मतलब सिग्मा ज़्यादा, सिग्मा ज़्यादा मतलब उसके अंदर अपने अंदर की जो चेंज 3 तरीके से ला सकता है, लॉन्गिट्यूडनल या टेंजेंशियल या वॉल्यूमेट्रिक। तो 3 तरीके से चेंज ला सकता है, तो तीनों क्या होंगे इसके लिए टफ होंगे अगर उसका ई ज़्यादा है। अब देखो ई कहाँ से आ रहा है, इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के ही तो ई हम डिफाइन कर पाएंगे। ई मतलब इन तीनों को मिला के, समझ पा रहे हैं। अच्छा वाई अगर उसका ज़्यादा होगा तो मतलब वाई ज़्यादा मतलब उसको अगर हम लंबाई में डिफॉर्म करना चाहते हैं तो बड़ा कठिन है उसको लंबाई में डिफॉर्म करना, ठीक है। अच्छा अगर एन ज़्यादा है तो इसका मतलब उसको ऊपर से डिफॉर्म करना कठिन है, और अगर उसका बहुत ज़्यादा बी है, बी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज लाना कठिन है, हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा अगर ये बातें भी आप समझ लिए तो इतनी ही बात को अगर एक बार और समराइज करके मैं ये बोलूँ, चलो ठीक है अभी तक हमने सॉलिड की बात की, चलो मान लेता हूँ कि अगर एक रिजिड बॉडी होता तब, रिजिड बॉडी होता तब, फॉर रिजिड बॉडी बताओ तो क्या होगा। अरे ऐसे कैसे, मैं फिक्स करके रखूंगा मोशन कर जाएगा वो। फॉर रिजिड बॉडी थोड़ा ध्यान से समझो, रिजिड बॉडी है तो इस कंडीशन में इसका वाई क्या होगा सर, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। एन क्या होगा इनफाइनाइट, बी क्या होगा इनफाइनाइट। मतलब कहना क्या चाहते हो सर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिजिड बॉडी के अंदर, भाई रिजिड बॉडी में पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो उनको दूर भी नहीं ले जा सकते ना और पास ला सकते हो, तो इसका मतलब ना उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाली स्थिति बना पाओगे, ना ही टेंजेंशियल, ना ही वॉल्यूमेट्रिक। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत पास पास है, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी वाली कॉन्सेप्ट को नहीं लगा पाओगे आप, है ना, रिजिड बॉडी में। और रिजिड बॉडी में अगर नहीं लगा पा रहे तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट डाल दिया गया। भाई ई ज़्यादा लगा दिया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब कितना फोर्स, तो बहुत ज़्यादा फोर्स, तब जाके थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आ सकता है, लेकिन आने के चांस नहीं है, क्योंकि हम मान सकते हैं ये, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा। भाई क्या करना है, रिजिड बॉडी में पार्टिकल पास पास है तो दूर करना है, तो ये अच्छा ये बताओ दूर करना है तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन रिजिड बॉडी है भाई, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या बोल दिया कि वाई इनका क्या होगा ज़्यादा होगा, एन क्या होगा ज़्यादा, और बी क्या होगा ज़्यादा। ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है बात, हाँ या ना। क्या इतनी बातों को आप समझ गए कि रिजिड बॉडी के केस में बहुत ज़्यादा ये सब वैल्यू होंगे। वैल्यू जितना ज़्यादा, इन कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज़्यादा, उतना ही उनको डिफॉर्म करना उस सिचुएशन में ज़्यादा। बी की वैल्यू ज़्यादा तो क्या होगा बताइए, फटाफट बताते जाइए, बोलते जाइए फटाफट। बी की वैल्यू ज़्यादा तो उनके वॉल्यूम में चेंज लाना बहुत टफ है। अगर एन की वैल्यू ज़्यादा, ऊपर से चेंज लाना टफ है। और अगर वाई की वैल्यू ज़्यादा तो उनकी लेंथ के अंदर डिफॉर्मेशन लाना बहुत टफ है। जितना बढ़ते जाएगा उतना ही टफ होता जाएगा, हाँ या ना। यानी उसी को हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। रिजिड बॉडी को के अंदर ये सब वैल्यूज़ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्यों इनफाइनाइट होती हैं, गुड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। चलिए एक बात और हम बता दें, मान लो ये तो रिजिड बॉडी हो गया, अगर लिक्विड होता तब, चलो बगलिए हम लिक्विड लिख लेते हैं। फॉर लिक्विड सपोज कर लो वाई में ले रहा हूँ, वाई उनकी लेंथ में लाना, उनकी लेंथ में हम चेंज ला सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, हम चेंज ला सकते हैं नहीं ना। अगर हम उसके ऊपर स्ट्रेस मतलब वो करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। डिफाइन नहीं किया जा सकता कि वाई कितना होगा। क्यों मैंने बोला, क्योंकि लिक्विड की ये प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। समझदा मेरी बात ध्यान से। अच्छा अगर एन की बात करूँ तब एन है क्या, पहले ये बताइए। ऊपर से मैं फोर्स लगाऊं, पानी के ऊपर से मैं फोर्स लगाऊं, तो पानी के ऊपर से जब मैं फोर्स लगाता हूं तो क्या होता है, पानी मोशन कर जाता है ना। तुम पानी के ऊपर ऊपरी लेयर पे फोर्स लगाओ, फिक्स नीचे से है तो फिक्स, नीचे से फिक्स है कि नहीं ये बताओ। नीचे से फिक्स मतलब ये बताओ कि नीचे वाले फ्लो नहीं कर जाएंगे तुरंत। लेकिन जब मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा, तुमने बोला यहाँ पे इस कंडीशन में कि एन का मतलब क्या है सर, टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल के लिए नीचे से बॉडी फिक्स होनी चाहिए। तो ग्लास के अंदर पानी है, जार के अंदर पानी है, जब मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो नीचे तो अभी है ना पार्टिकल, नीचे ही है।
जब मैं ऊपर से लगाऊँ तो खुद देखो ना यार, नीचे की कहानी छोड़ दो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि क्या बोलते हैं सॉलिड्स की तरह उनको कोई पकड़ के बैठा नहीं है, वो नीचे की ओर थोड़े बहुत तो चिपके होते ही हैं। तो जब मैं ऊपर की ओर लगाऊंगा तो मेरा हाथ स्लिप कर जाएगा, यानी पानी स्लिप कर जाएगा, हाँ या ना, पानी स्लिप कर जाएगा नहीं कर जाएगा। तो लगभग क्या होता है, जीरो होता है, ऊपर से हम नहीं कर सकते, तो लगभग क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान देना। वाई को मैंने नॉट डिफाइन क्यों बोला कि भाई हम उसकी लेंथ को कैसे इंक्रीज करेंगे भैया, फोर्स वे कैसे लगाएंगे, समझ पा रहे हैं ना, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, नॉट डिफाइंड। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड के केस में एन क्या होता है, लगभग जीरो होता है, थोड़ा बहुत हल्का सा डिफॉर्मेशन आएगा, बहुत थोड़ा सा, समझ पा रहे हैं। जो फोर्स लगाऊंगा ये स्लिप तो करेंगे, लेकिन हल्का सा तो हो सकता है ना, हल्का सा तो डिफॉर्मेशन आ रहा होगा, भले ये स्लिप कर जा रहे हैं। जब आप देखेंगे ना ऑब्जर्वेशन से, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको नजर आएगा बहुत हल्का सा आता है, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे क्या, लगभग यानी अप्रॉक्स जीरो के बराबर होते हैं। क्लियर है। अब बी क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज। इनके वॉल्यूम में चेंज लाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब एकदम कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि जितना हम बता सकते हैं। तो तीन बातें याद रख लेंगे, समझ पा रहे हैं। वॉल्यूम में ऐसे क्यों मैंने बोला, क्योंकि यार देखो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप होता है, तो अगर मैं दबाऊंगा तो पास पास तो आएंगे ना, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आया ना। तो वॉल्यूम में थोड़ा चेंज तो आ सकता है, यानी ये इससे ये पता चल रहा है, यानी बी हमारे पास कुछ ना कुछ होगा ही होगा। एन एकदम जीरो होता है, जबकि इसमें नॉट डिफाइंड। अब तुम लोग ना यहीं पे बेवकूफ़ी कर जाते हो, इसीलिए दिक्कत हमको होती है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं लिखा, यहाँ पे वाई एन और वी लिखा हुआ है, इसका तुम लोगों ने पकड़ लिया, इसको पकड़ने में तुम लोग फील ही नहीं कर पाए अब तक। मैंने बोला वाई नॉट डिफाइंड है, तो वाई का मतलब क्या, अगर वाई आता तो क्या मतलब होता है, मुश्किल होता उसको क्या करने में, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लाने में, यानी अगर हम डिफॉर्म करना चाहते हैं उसकी लेंथ में तो पॉसिबल नहीं है। अगर वाई आ जाएगा तो मतलब पॉसिबल, मतलब टफ होते जाएगा उतना ही। वाई अगर आते जा रहा है तो इसका मतलब टफ होते जा रहा है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला नॉट डिफाइंड, क्यों बोला नॉट डिफाइंड, फील करो, मतलब उसकी लेंथ को हम नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए मैं बता नहीं सकता कि भैया मैं लेंथ के ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो आखिर एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, इसलिए मैं नहीं डिफाइन कर पाया, ठीक है। लेकिन एन मैंने यहाँ पे लगभग जीरो लिया, क्यों लिया, कि मैं अगर लगाऊंगा उसके ऊपर फोर्स तो एकदम जीरो होगा। एकदम जीरो का मतलब यहाँ पे मैंने ये मान लिया कि भैया रोकने वाला कोई होगा ही नहीं, यानी वो हाँ 100% डिफॉर्म हो जाएगा। जो ही लगाऊंगा इस डिफॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, समझो पानी भरा है, मैंने हल्का सा भी लगा दिया तो क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो लगभग ये जीरो होता है कि नहीं होता है। अगर ये ज़्यादा होता, जीरो से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब उसको डिफॉर्म करना मुश्किल था ना। लेकिन पानी के केस में क्या है, हल्का सा भी ऊपर में हाथ रखूंगा पानी स्लिप कर जाता है, स्लिप कर जाता है, डिफॉर्म हो गया कि नहीं हो गया भाई, हो गया ना। क्लियर है, बस इतना ही तो समझना है तुम लोगों को। यहाँ पे बोला गया सिग्निफिकेंट, थोड़ा सा तो होता है, थोड़ा सा मतलब बी मतलब थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा है मतलब उसको क्या करना, उसके वॉल्यूम में चेंज लाना थोड़ा सा टफ है, समझ में आ रहा है। इतना आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन ये कह रहा है आसानी से हो जाएगा, ये कह रहा है पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। अब अगर ये पूरा का पूरा आपको क्लियर है तो फिर आप कैपेबल हैं नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो चूँकि वीडियो का टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो मैं इतने पे ही स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, थोड़ा और टॉपिक को एक्सप्लोर करता हूँ आपके सामने, फिर इसके लास्ट में हम लोग जाके न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि बीच में न्यूमेरिकल लगाना चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को माइंड में रख लीजिए, फिर हम लोग साथ में बैठ के आराम से क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा रहे होंगे, ओके। इसी उम्मीद के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे को अच्छे से समझ के क्या कर लें, माइंड में रख लें, ताकि जब क्वेश्चन लगाया जाए तो एक एक चीज़ आपके माइंड में तुरंत आ जाए, ठीक है। छोटी से छोटी भी बात आपको बता दी गई है, अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही है या आपको लग रहा है कहीं पे एरर है तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और डाउट है तो भी बताएं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।